हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जामिनेशन कैटलिस्ट। और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डेवलपमेंट कम्युनिकेशन एंड एक्सटेंशन के 5 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और आज हमारे मेनली क्वेश्चंस होंगे असर्शन एंड रीजनिंग को लेकर और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर या सीरीज वाले क्वेश्चंस। तो स्टे विद अस टिल द लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन में हम आपको एक कहानी की तरह से एग्जाम्पल्स और जो हमारे लॉज हैं रिलेटेड टू विमेन वो डिस्कस करने वाले हैं। तो ओके, लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन नाउ, विच इज़ ऑन असर्शन एंड रीजनिंग। अगर आप यहाँ पर देखें तो असर्शन हमें यहाँ पर दिया गया है कि लिसनिंग इज़ द सेम एक्टिविटी एज हियरिंग। और रीज़न क्या दे रहे हैं ये, most people are capable of receiving many sounds that they do not listen to at all। तो बात कर रहे हैं यहाँ पर listening की और hearing की। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं कि listening और hearing होता क्या है, क्या ये दोनों सेम है या ये दोनों अलग चीज़ें हैं। तो आपको क्या लगता है, listening सेम है hearing के जैसा? तो अगर आप एग्जाम्पल लें, आप एक क्लासरूम में हैं या आप एक मेट्रो के अंदर हैं और आपको फ़ैन के पंखे के चलने की आवाज़ आ रही है, कोई बच्चा पेन खटखटा रहा है उसकी आवाज़ आ रही है, कोई गेट खोल के अंदर आया तो गेट खोलने की आवाज़ आई, कोई बातें कर रहा है, कोई फुसर फुसर करके आजू वाले बच्चे बातें कर रहे हैं, टीचर कुछ बोल रही है, बाहर सड़क पे कोई गाड़ी आ रही है, ग्राउंड में बच्चे खेल रहे हैं, बहुत सारी साउंड्स आपको सुनाई देती हैं, है ना। लेकिन उसमें से ऐसी कौन सी साउंड है जिस पे आपका ज़्यादा फोकस है या आप जिस पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हैं, है ना। हो सकता है वो टीचर की आवाज़ हो या आपकी फ्रेंड की बातें से हो, वो बहुत अच्छी चीज़ें बता रही है, गॉसिप कर रहे हो आप लोग, है ना, वो आप उस पर आपका ध्यान ज़्यादा है, या टीचर कुछ पढ़ा रही है उसके ऊपर आपका ज़्यादा ध्यान है, या आपने हेडफोन्स लगा रखे और आप गाने सुन रहे हैं उस पर आपका ध्यान है। तो यू सी देयर इज़ डिफरेंस। तो यानी कि हाँ, लिसनिंग इज़ डिफरेंट फ्रॉम हियरिंग। हियरिंग में आपको अनकॉन्शियसली और अनइंटेंशनली आप बहुत सारी साउंड्स सुनते हैं, मगर जब आप ध्यान से कोई चीज़ सुन रहे हैं और समझ रहे हैं उसे, तो वो आता है आपका लिसनिंग के अंदर। तो यानी कि जो हमारी फर्स्ट असर्शन स्टेटमेंट है कि लिसनिंग इज सेम एक्टिविटी एज हियरिंग, ये गलत हो जाती है। रीज़न, द मोस्ट पीपल आर केपेबल ऑफ रिसीविंग मैनी साउंड्स दैट दे डू नॉट लिसन टू एट ऑल। ये बिल्कुल सही है कि बहुत सारी साउंड्स हमें सुनाई देती हैं जो हम सुनना भी नहीं चाहते, है ना। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर विल बी ए इज इनकरेक्ट एंड आर इज करेक्ट, दैट इज सेकेंड ऑप्शन। ओके, जब हम लिसनिंग की बात कर ही रहे हैं तो क्यों ना समझें कि क्या प्रोसेस होता है इन जनरल अगर आप लिसनिंग कर रहे हैं। ऑल्दो लिसनिंग के अलग अलग टाइप्स भी हो सकते हैं, पैसिव लिसनिंग होता है, एक्टिव लिसनिंग होता है ना, वो भी आ जाता है। मगर फ़िलहाल हम लोग बात करते हैं कि अगर आपका लिसनिंग का प्रोसेस है तो फर्स्टली तो आपको एक मैसेज रिसीव होगा, है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप देखें अगर आप यहीं का एग्जाम्पल देखें, जैसे मैं अभी आपको बता रही हूँ, तो आपको मैसेज रिसीव हुआ, मैं जो बता रही हूँ आपको आप तक पहुँचा, आपने उसे समझने की कोशिश की, फिर आपने उसे प्रोसेस किया दिमाग में कि अच्छा ये इस तरीके से सॉल्व किया है तो ये ऐसे सॉल्व करना है। फिर आपने खुद जब ट्राई किया तो आपने उस मैसेज का रिस्पॉन्ड किया है। अगर वो करेक्ट आ जाता है और आपको वो टेक्निक याद है तो दैट मीन्स कि जो मेरा मैसेज था वो रिटेन हो पाया। एंड दिस ऑल हैपन्स ओनली व्हेन यू आर एक्टिवली लिसनिंग टू अ पर्सन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सो या आंसर इज द बी। सेकेंड क्वेश्चन इज assertion is the process of socialization of children as girls and boys is called gendering। तो यहाँ पर जेंडरिंग के ऊपर बात कर रहे हैं। इस टॉपिक को लेकर हमने पिछले वीडियो के अंदर भी थोड़ा डिस्कस किया था, मगर अभी थोड़ा ज़्यादा करते हैं कि सोशलाइजेशन जो हमारा समाज है वो हमें सिखाता है कि व्हाट आर द डिफरेंट रोल्स, एक लड़की के क्या रोल्स होते हैं, एक लड़के के क्या रोल्स होते हैं। उस प्रोसेस के अंदर हमें पूरा ढाल देता है ना समाज।
तो जो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है, द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन एज गर्ल एंड बॉयज इज कॉल्ड जेंडरिंग, और इस प्रोसेस को जेंडरिंग कहते हैं। बिल्कुल सही। सेकंड है कि चिल्ड्रन इंटरनलाइज बिहेवियर्स एंड रोल्स एज पर द जेंडरिंग प्रोसेस। तो ये कह रहे हैं कि बच्चे उसी चीज़ में ढल जाते हैं, उन्हीं रोल्स के अंदर जो आप उनको पहले से सिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने खुद भी बहुत बार यूज़ किया होगा या फिर सुना होगा कि लड़के रोते नहीं हैं, है ना, क्या लड़कियों जैसे रो रहा है। तो कहाँ से आया ये चीज़? क्या लड़की रोना सिर्फ लड़कियों के लिए होता है? नहीं ना, कोई भी रो सकता है। इट इज़ एन इमोशन, अ वे ऑफ एक्सप्रेसिंग योर इमोशंस। तो कोई भी रो सकता है, मगर उस फिनोमेना को, उस सिचुएशन को कहीं ना कहीं एक जेंडरिंग का प्रोसेस करके उन्होंने उसको बोल दिया कि रोते तो सिर्फ लड़कियां हैं। और अक्सर लड़कों को ऐसे कमेंट करते हैं कि लड़कियों की तरह रो रहा है। तो दिस इज़ वन एग्जाम्पल। आपने अपनी डेली लाइफ में बहुत सी ऐसी चीज़ें होंगी जो सुनी होंगी, है ना, कि अगर लड़का है तो आपने खुद भी ऑब्जर्व किया होगा अपने घरों में, वो बाहर का काम ज़्यादा करेगा कि दुकान से ये ले आ, शॉप से ये ले आ, ये कर दे, वो कर दे। और लड़कियों को काफ़ी हद तक सीमित किया जाता है टुवर्ड्स द किचन और हाउस होल्ड वर्क्स। ऑल्दो दिस थिंग हैज़ बीन चेंजिंग विद टाइम, बदलाव आ रहे हैं इसके अंदर, मगर अभी भी हमारे समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस बदलाव से वंचित है। ठीक है, तो अगर हम इस क्वेश्चन पे वापस आएं तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, और जो हमारा सेकंड रीज़न है, असर्शन भी करेक्ट है और रीज़न भी करेक्ट है। तो इसका ऑप्शन 3 विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे असर्शन दिया गया है हमें कि organizing for social change is empowering and transformative, और रीज़न दिया है organizing for social change has to be pro empowered and pro rich to be more effective। तो असर्शन में वो बात कर रहा है कि जब हम संगठित होते हैं, ऑर्गेनाइज होते हैं टुवर्ड्स सोशल चेंज, समाज में कुछ बदलाव लाने के लिए, तो वो बहुत ही सशक्तिकरण वाला प्रोसेस हो जाता है ना। और रीज़न क्या कह रहा है कि ऑर्गेनाइजिंग, जब भी आप ऑर्गेनाइज हो तो वो हमेशा ही सशक्तिकरण की तरफ आपको लेकर जाए, टू बी मोर इफेक्टिव, ताकि वो बहुत बेहतर हो पाए। बट विच इज़ नॉट ऑलवेज करेक्ट, दिस इज़ द आइडियल सिचुएशन। तो आपका यहाँ पे असर्शन तो ठीक है कि when you are organizing for a social change तो the entire process becomes empowering and transformative, मगर मगर ज़रूरी नहीं है कि it is always pro empowered and pro rich। बहुत सी ऐसी movements होती हैं जो शुरू बहुत हाई पेस पे होती हैं, बट इन द एंड दे स्लो डाउन और दे एंड वेरी फास्ट। तो इसका आपका A विल बी करेक्ट एंड R विल बी इनकरेक्ट। So option first. Let's come to the next question, which is arrange in the correct sequence of the monitoring and evaluation process of a national nutrition program. So you can take an example of or consider any national nutritional program and then try to make it a sequence, और फिर उसके बाद इसको sequence में लगाइए ये steps। तो इसको अगर आपको स्टेप्स नहीं भी पता या प्रोसेस नहीं भी पता तो यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड इट फ्रॉम दी ऑप्शंस। तो जैसे अगर आप देखें यहाँ पर आ रहा है डिटरमाइन द की इंडिकेटर्स राइट फॉर द इवैल्यूएशन एंड मॉनिटरिंग प्रोसेस, और नीचे एक आ रहा है आपका कलेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑन द इंडिकेटर्स। तो इसमें पहले बी आएगा राइट, और उसके बाद ई ऑप्शन आना चाहिए। तो एक बार इन ऑप्शंस में चेक करते हैं कि कहाँ पहले बी है और बाद में ई है। फर्स्ट में है, सेकंड में है, थर्ड में नहीं है और फोर्थ में है। ठीक है, ओके। ऐसे ही हम एक और चीज़ कंसिडर करते हैं विच इज़ कि आपने आइडेंटिफाई किया है पैटर्न, ट्रेंड एंड पॉसिबल इंटरप्रिटेशन, और उसके बाद आपने क्या कर दिया, राइट अप द फाइंडिंग एंड कंक्लूजन। तो यानी डी एंड सी भी एक बार चेक करते हैं। तो यस, यहाँ भी डी सी है, यहाँ भी डी सी है, यहाँ नहीं है, और फोर्थ के अंदर भी डी सी है। तो अगर आप देखिए यहाँ बी ई भी टुगेदर है, डी सी भी टुगेदर है,
तो फोर्थ कैन बी अ पॉसिबल आंसर, मगर एक बार चेक भी करते हैं। तो यहाँ बात कर रहे हैं बी स्टार्टिंग में, ठीक है। तो बी इज डिटरमाइन की इंडिकेटर्स फॉर द इवैल्यूएशन एंड मॉनिटरिंग प्रोसेस, ओके। देन ई कलेक्ट इंफॉर्मेशन ऑन दोज इंडिकेटर्स, then develop a structure for the analysis. Later is identify pattern, trends, possible interpretation, और फिर write down the findings and conclusion. तो बिल्कुल सही ये प्रोसेस इन्होंने बताया है कि अगर आप कोई भी प्रोग्राम को मॉनिटर या इवैल्यूएट करने वाले हैं तो आपको पहले इंडिकेटर्स बनाने पड़ेंगे कि आपको डिटरमाइन करना पड़ेगा कि आप किस पैरामीटर को या किस इंडिकेटर को लेकर इवैल्यूएट या मॉनिटर करने वाले हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप मिड डे मील को अगर आप लेकर चलते हैं तो मिड डे मील में कितने बच्चों ने आकर वो खाना खाया, ये आप एक इंडिकेटर ले सकते हैं। या फिर कितने स्कूल्स के अंदर मिड डे मील प्रोवाइड किया जाता है, वहाँ के बच्चों की डेली स्ट्रेंथ क्या है, इसको आप एक इंडिकेटर ले सकते हैं। खाने का क्वालिटी कैसा आ रहा है ना, इसको आप इंडिकेटर ले सकते हैं। क्या कोई बच्चा बीमार हुआ है वहाँ का खाना खा के, इसे भी आप एक इंडिकेटर ले सकते हैं। तो देर आर डिफरेंट इंडिकेटर्स विच यू कैन पिक अकॉर्डिंग टू योर प्रोग्राम। उसके बाद आप उसके ऊपर कलेक्ट करेंगे इंफॉर्मेशन ऑन दोज इंडिकेटर। तो आपका जो भी इंडिकेटर है, अगर आप अटेंडेंस चेक कर रहे हैं तो आप रजिस्टर्स देखेंगे, मिड डे मील है तो आप फिर उसका चेक करेंगे कि कहाँ से राशन आया, कैसे हुआ, क्या खिलाया, कितना खिलाया, है ना, वो सब चीज़ें आ जाएंगी आपकी। तो आपने कलेक्ट कर ली इंफॉर्मेशन। उसके बाद आप करेंगे यू विल डेवलप अ स्ट्रक्चर फॉर द एनालिसिस। आप इस पूरे मतलब इस सिचुएशन को एनालाइज करने के लिए आप एक स्ट्रक्चर तैयार करेंगे कि हम किस किस लेवल पे हम इसे चेक करेंगे। हम इसे स्कूल लेवल पे देखने वाले हैं, हम इसे जो वर्कर्स हैं जो हमारा मिड डे मील बना रहे हैं उस लेवल पर चेक कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन लेवल पे चेक कर रहे हैं, रॉ मटेरियल लेवल पे हम इसे एनालाइज करने वाले हैं। तो यू डेवलप अ स्ट्रक्चर फॉर द एनालिसिस। उसके बाद करते हैं कि यू विल आइडेंटिफाई पैटर्न, ट्रेंड्स एंड पॉसिबल इंटरप्रिटेशन। जब आपने एक स्ट्रक्चर डेवलप कर लिया, अब आप उसके थ्रू डिफरेंट पैटर्न्स को समझेंगे, ट्रेंड्स को समझेंगे कि कौन से कॉलेज में, कौन सी कम्युनिटी के अंदर किस तरीके का ट्रेंड आ रहा है, एंड व्हाट आर द पॉसिबल इंटरप्रिटेशन कि क्यों ऐसा हो रहा है। लेटर ऑन यू विल राइट डाउन दोज फाइंडिंग्स एंड कंक्लूजन्स, ओके। So in general अगर देखें तो there are 6 steps of program evaluation. First is this is very general, so you can just understand it for the sake of the concept. To first is establish stakeholder, कि जो आपका प्रोग्राम है उसके मेजर स्टेक होल्डर्स कौन हैं। अगर मिड डे मील की अगर हम बात करें तो स्कूल चिल्ड्रन है, स्कूल स्टाफ है, मिड डे मील जो बनाने वाले हैं वो है। तो इस तरीके से आपका ये आपके प्राइमरी स्टेक होल्डर्स हो गए। इसी तरीके से आपके सेकेंडरी स्टेक होल्डर्स भी होते हैं जिसमें आपके पेरेंट्स आ गए, है ना, या रॉ मटेरियल अलग अलग हो सकते हैं, रॉ मटेरियल सप्लाई करने वाले आ गए, और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स आ गए, स्कूल अथॉरिटीज़ आ गई। इस तरीके से वो आपके फिर सेकेंडरी स्टेक होल्डर्स हो जाएंगे। तो आपने इस्टेब्लिश कर लिया स्टेक होल्डर्स, देन एक्सप्लेन व्हाट द प्रोग्राम इज़ ऑल अबाउट, select the design of evaluation, then collect data, then generate conclusion based on the data analysis, and state findings and provide recommendation. ऐसे हमें बहुत सारे स्टेप्स हैं, बहुत सारे ऐसे मॉडल्स बनाए गए हैं जिससे आप प्लानिंग अच्छे से कर सकते हैं, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन अच्छे से कर सकते हैं। तो अगर प्लानिंग के मॉडल की बात करें तो देयर इज़ वन कॉल्ड संधू मॉडल विच इज़ मेनली फॉर योर प्रोग्राम प्लानिंग। ऐसे ही आपका एक लॉजिक मॉडल है या लॉजिकल फ्रेमवर्क आप उसे कह लीजिए, वो आपका इवैल्यूएशन को मॉनिटर करने के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव टूल माना जाता है, ओके। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पर बात कर रहे हैं कि अरेंज द करेक्ट सीक्वेंस, अच्छा यही वाला था या, तो इसके अंदर तो हमारा ऑप्शन 4 विल बी द करेक्ट आंसर। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। दिस इज अबाउट arranging the following legislative acts in the chronological order of their implementation. तो as per the date मतलब कि जिस दिन वो implement हुए थे वो acts या वो legislative acts, उस order के अंदर आपको उसे लगाना है। तो इसके लिए
अगर आपको इन एक्ट्स के बारे में नहीं पता था तो इट्स अ गुड वे टू गूगल देम एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज़ दिस एक्ट, क्यों ये एक्ट आया, इसके पीछे क्या रीज़न था, या क्या केसेस थे, किसकी वजह से ये एक्ट आया. फॉर एग्जाम्पल, you can search about Vishakha guidelines. This was one of the question asked in the NET exam. एंड वाई ये विशाखा गाइडलाइंस क्यों हैं और इससे कौन सा एक्ट बना. हिंट के लिए ये वाला एक्ट आपके इन ऑप्शंस के अंदर भी दिया गया है, 7 ऑप्शंस में से एक है वो. तो यू कैन ऑलवेज गूगल इट, और गूगल करके हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि वो कौन सा एक्ट है जो विशाखा गाइडलाइन से लिंक्ड है. ओके, तो अगर हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर की बात करें इसमें, तो अगर आपको ईयर नहीं पता कि किस ईयर में ये वाला एक्ट इम्प्लीमेंट हुआ था, तो यू माइट बी इन अ लिटिल ट्रबल फॉर दिस क्वेश्चन. बट कोई बात नहीं, हम आपको एज फ्रॉम अ स्टोरी, एक स्टोरी के बिहाफ पे आपको पूरा ये क्रोनोलॉजी याद करवा देंगे. इसके बाद आप एक बार ईयर समझ लीजिएगा कि कौन से ईयर में आया था, और थोड़ा उस एक्ट के बारे में पढ़िएगा कि ये एक्ट था क्यों. ओके, तो फर्स्ट एक बार चेक कर लेते हैं. फर्स्ट इज हिंदू मैरिज एक्ट, देन आपका डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, देन मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, then it's PCPNDT, Preconception and Prenatal Diagnostics Techniques Act. Then it is Protection of Women from Domestic Violence Act, and last is the Sexual Harassment of Women at Workplace Prevention, Prohibition and Redressal Act. तो इसे अगर आप एक स्टोरी फॉर्म में समझने की कोशिश करें, विच इज़ एक्चुअली ट्रू ऑल्सो, क्योंकि हमारे समाज में जब जब दिक्कतें बढ़ती हैं या कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो उसको सॉल्व करने के लिए डिफरेंट एक्ट्स आते हैं, या फिर जो पहले के एक्ट्स हैं उन्हीं के अंदर अमेंडमेंट करके उसे चेंज किया जाता है टू मीट द न्यू डिमांड ऑफ द टाइम. तो अगर आप पहले देखें हिंदू मैरिज एक्ट, तो इसमें जो हिंदूज़ के अंदर कस्टम्स होते हैं रिलेटेड टू मैरिज, इंटरकास्ट मैरिज और ये सब चीज़ें, उससे रिलेटेड ये लॉ आया था. नेक्स्ट आपका, अगर आप इसको समझें कि पहले एक शादी को लेकर एक्ट आया कि अगर किसी को इंटरकास्ट शादी करनी है तो उसके लिए पहले तो मना कर देते थे, तो इसके लिए फिर एक एक्ट आ गया. देन आपका आया कि अच्छा शादी होने लगी तो शादी में दहेज भी दिया जाने लगा, तो उसे रोकने के लिए डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट आया. अब डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट की मतलब आ तो गया, लेकिन बहुत से लोग डिमांड करने लगे या फिर बहुत परेशान करने लगे जिन लड़कियों को जिनके साथ उनकी शादी होती थी या जो भी था. जब शादी हो गई तो उसके बाद लड़की को परेशान करने लगे, और फिर क्या हो गया कि फोर्स्ड अबॉर्शन होने लगे अगर लड़की पैदा हो रही है तो, क्योंकि अभी भी डाउरी पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुआ. मतलब तब भी क्या, इवन टुडे हम देखते हैं केसेस रिलेटेड टू डाउरी, और काफ़ी प्रेवलेंट है अभी भी. ऑल्दो लोग खुलकर एडमिट नहीं कर रहे हैं कि हाँ दिस इज़ डाउरी, बट अभी भी बहुत प्रेवलेंट है एंड पीपल आर फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम ड्यू टू दैट. केसेस भी उतने ही हो रहे हैं हमारे यहाँ पर अभी भी रिलेटेड टू डाउरी. ओके, तो डाउरी वाला हो गया. उसके बाद आपका अबॉर्शन से रिलेटेड आ गया कि गवर्नमेंट ने बैन कर दिया फिर कि आप अबॉर्शन नहीं कर सकते, जब बहुत ज़्यादा ऐसे अबॉर्शंस होने लगे. क्यों? क्योंकि उन्हें एक लड़का चाहिए था, लड़की नहीं चाहिए थी, इसीलिए बहुत सारे अबॉर्शंस होने लगे. बाद में टेक्नोलॉजी आई, उससे क्या हो गया कि आपको गर्भ में ही पता चल गया कि अच्छा ये लड़का है या लड़की है, एंड देन पीपल यूज टू अबॉर्ट, है ना. तो उस टाइम पे PCPNDT, प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक, तो इसमें आपका पहले ही जब पता चलने लगा तो तब PCPNDT आ गया. इससे आपका जो भी मतलब आप चेक नहीं कर सकते कि जेंडर या कि सेक्स क्या है आपके फीटस का, तो ये वाला एक्ट आ गया. उसके बाद अब ये हो गया कि ठीक है, अब जो भी होगा वो तो होगा ही, है ना, लड़का हो या लड़की हो आएगा तो है ही. तो उसके बाद जब आपकी जो वाइफ्स है या फिर जो एक लड़की है जिसकी शादी हो चुकी है उसके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस बहुत होने लगा,
उसके ससुराल वाले, उसका हस्बैंड या कोई भी इन लॉ, अलग अलग तरीके की डोमेस्टिक वायलेंस का वो शिकार होती रही। इट कैन बी इकोनॉमिकल, इट कैन बी फिजिकल, है ना, या फिर आपका फाइनेंशियल भी हो सकता है और सेक्सुअल भी हो सकता है। तो देर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, टाइप्स ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस विच कैन हैपन टू अ वुमेन। तो ये हो गया। तो इसको रोकने के लिए फिर प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट आया। देन आपका इसके बाद भी मतलब इसके बाद लड़कियों को बहुत मतलब काफ़ी सशक्तिकरण हुआ, लड़कियों के अंदर ताकत आई, लड़कियों के अंदर हिम्मत आई कि वो अपनी वॉइस रेज कर सके। और अब लड़कियां ऑफिस वगैरह जाने लगी हैं, काम करने लगी हैं, है ना। तो लेकिन वहाँ भी उनको सेक्सुअल हैरेसमेंट का फेस करना पड़ा। तो इसीलिए 2013 के अंदर द सेक्सुअल हैरेसमेंट एट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट आया, जिससे अब उनका प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल जो होता है वो हमारा अंडर दिस एक्ट आता है। तो रिड्रेसल में देर इज़ अ मैकेनिज्म कि एक कमेटी बैठती है, उसमें एक इंटरनल मेंबर होता है, एक एक्सटर्नल मेंबर होता है ना। उसमें 50% ऑफ वुमेन स्टेक होना चाहिए, और किस तरीके से वो पूरी मतलब कमेटी वर्क करेगी इसकी प्रॉपर गाइडलाइंस बनाई जा चुकी हैं। तो यू कैन always look at the, you can go, you need not go in the depth of each and every act, but just understand कि उसके पीछे की स्टोरी क्या है, क्या किस बेसिस पे उस एक्ट को बनाया गया है। तो आई होप यू इट्स वेरी क्लियर कि शादी हुई, डाउरी मिली, देन प्रोहिबिशन किया प्रेगनेंसी का, मतलब मेडिकल टर्मिनेशन, फिर PCPNDT आया कि आप चेक नहीं कर सकते, स्कैन नहीं करवा सकते कि कौन क्या सेक्स है आपके फीटस का। एंड देन आपका आया डोमेस्टिक वायलेंस से लिंक्ड एक्ट, एंड देन आपका सेक्सुअल हैरेसमेंट एंड एट वर्क प्लेस आ गया। तो अकॉर्डिंग टू दिस आपका सेकेंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। तो these were the 5 questions. I hope you had a great learning time in this video. अगर आपको किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो प्लीज़ राइट टू अस, यू कैन कमेंट बिलो, और you can write to us on our email ID, Telegram, or even our Instagram page. And yes, do write to us about, मतलब comment section में I will be waiting, और मैं चेक करती रहूँगी कि अगर आप में से किसी ने भी कमेंट किया है अबाउट विशाखा गाइडलाइंस कि वो किससे लिंक्ड है और वो क्या है, ठीक है। एंड थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग अस। इफ़ यू लाइक द वीडियो और आपको कुछ भी समझ में आया हो, कुछ नई चीज़ लगी हो, तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको जब नेक्स्ट वीडियो आती रहे तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड डे।